हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा अध्याय 11 चल रहा है और वो है आपका परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। तो हमने इसमें आज जो पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, वो आज हम पढ़ने वाले एक्स किरणों के बारे में। किसके बारे में? एक्स किरणों के बारे में। परंतु इसे स्टार्ट करने से पहले पिछले 1-2 लेक्चर्स में हमने क्या किया है, क्या पढ़ा है, उसको हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसा होता है। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में हमने आपको बताया। साथ में हमने 5 तरह की उसमें आपको किरणें बताई। 5 तरह की हमने आपको श्रेणी बताई किरणों की, जिसमें थी आपकी लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट और फुंड श्रेणियां। तो इस प्रकार से 5-6 तरह की हमने श्रेणियां आपको वहां पर समझाई कि किस तरह से जब n बराबर 1 स्तर में इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि ऊपर के उच्च स्तर से जब कूद कर नीचे आता है तो लाइमन श्रेणी होती है, n बराबर 2 में आता है तो बामर श्रेणी होती है, यदि n बराबर 3 में आता है तो पाश्चन होती है, n बराबर 4 में ब्रैकेट, और फुंड जो है n बराबर 5वें में आता है जब इलेक्ट्रॉन तब होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको वहां ये समझाया। इसके अलावा हमने आपको बताया हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल और केवल लाइमन श्रेणी होती है। कौन सी होती है? केवल और केवल लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी ही बनती है, जबकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 5 तरह की श्रेणी हमने बताई आपको, 5 तरह की श्रेणियां बनती हैं, तो वो जो दिखाई देती है। इसके अलावा हमने बताया कि उस जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था उसमें जो श्रेणियां बनती है उनमें से केवल एक ही ऐसी श्रेणी है जो कि दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं। कहां दिखाई देती है? दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं, जो कि बामर की श्रेणी थी। कि बामर श्रेणी की जो रेखाएं होती हैं, यानी कि उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, वो दृश्य क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। तो ये हमने वहां पर अध्ययन किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो वो आपको जरूर पढ़ना है, और वो आपको पढ़ने के लिए कहाँ जाना है? ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट में। तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारे सेक्शन में आपको वो मिल जाएगा, तो वो जरूर आप वहां पर पढ़ लें। और क्योंकि फर्दर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो पुराने टॉपिक से कहीं ना कहीं लिंक होते हैं, तो अभी जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वो भी पुराने टॉपिक से लिंक होंगे। तो ये चैप्टर ही जो है आपको सारे उसके लेक्चर्स सारे देख लेने चाहिए, एक बार जरूर स्टडी कर लेना चाहिए, और आपको जो यदि कुछ समझ में ना आए तो उसको दोबारा रिपीट करके देख लेना चाहिए। तो हम आज बात करते हैं किसकी? एक्स किरणों के बारे में। सबसे पहले तो एक्स किरणें आपने शायद पहले भी पढ़ा हो कि रोंटजन ने इसको उत्पादित किया था। किसने की थी इसकी खोज? रोंटजन ने। तो रोंटजन का नाम आपको इस तरह से कभी कहीं ऐसा लिखा मिलता है, कई बार रोंटजन को आप इस तरह से लिखा हुआ भी देखोगे, यानी केवल रोंटजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोंटजन बोलते हैं, यानी ये टी साइलेंट हो जाता है कई जगह। तो ये नाम मिले या ये नाम मिले, बात एक ही है, एक ही साइंटिस्ट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? 1895 ईस्वी में कैथोड किरणों पर प्रयोग किया। तो कैथोड किरणें बेसिकली क्या होती हैं? ऋणात्मक किरणें होती हैं। ऋणात्मक किरणें का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन से मतलब हुआ इसका। तो कैथोड किरणों पर उन्होंने प्रयोग किया। रोंटजन जो थे वो जर्मन भौतिक विज्ञानी थे, जर्मनी से थे, वहां के भौतिक विज्ञानी थे। तो उन्होंने इसका प्रयोग किया और एक्स किरणों की खोज की। किसने खोज की? रोंटजन ने इसकी एक्स किरणों की खोज की। रोंटजन ने देखा कि जब तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें, यानी तीव्र वेग से चलने वाले इलेक्ट्रॉन जब किसी लक्ष्य पर टकराते हैं, वो लक्ष्य कैसा होता है? उसका परमाणु भार अधिक होता है। लक्ष्य का क्या होता है? अधिक परमाणु भार होता है, और ऊंचा द्रवणांक होता है। द्रवणांक से मतलब हुआ मेल्टिंग पॉइंट से। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई है, साथ में परमाणु भार भी ऊंचा है, अधिक है। उस तरह का हमने एक लक्ष्य ले लिया। क्या ले लिया? लक्ष्य ले लिया। तो लक्ष्य लेने के बाद में जब लक्ष्य वाली धातु के टुकड़े से टकराती है, तो ये क्या ले लिया? लक्ष्य जो लिया हमने इस परमाणु भार के और ऊंचे द्रवणांक के लक्ष्य के टुकड़े को लिया हमने। यानी कि ये कुछ भी हो सकता है, एक तरह का मेटल हो सकता है, कोई जस्ता हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मेटल एक लक्ष्य के रूप में हमने ले लिया वहां पे। तो जब ये तीव्र वेग से चलने वाली कैथोड किरणें, यानी कि इलेक्ट्रॉन टकराते हैं लक्ष्य पर, तो एक प्रकार की नई किरणें प्राप्त होती हैं। क्या होती है? नई किरणें।
क्योंकि अब तक एक्स रेज का अस्तित्व भी नहीं समझ में आया था, हमें पता भी नहीं था कि एक्स किरणों के बारे में। तो ये एक्स किरणें कहाँ से हुई, ये यहाँ से पैदा हुई, जो कि रोनजन ने बताया। तो इन्हें नई किरणों के रूप में यहाँ पे बताया गया कि नई किरणें एक तरह की हमें प्राप्त हुई। ठीक है, तो नई किरणें उत्पन्न होती है जो आंख से दिखाई नहीं देती, ये आंख से दिखाई नहीं देती हैं, परंतु फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रकाश की किरणों की भांति क्रिया कर उन्हें प्रभावित कर देती हैं। परंतु जो फोटोग्राफिक प्लेट होती है उसको ये प्रभावित करती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार डॉक्टर्स क्या होते हैं, हमारे शरीर को के बारे में, कहीं हमें दर्द होता है, चेस्ट में पेन है, कुछ है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, वे एक एक्सरे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एक्सरे लिख देते हैं। वह एक्सरे क्यों लिया जाता है, क्योंकि उनमें एक्स किरणों का प्रयोग होता है, उनमें एक्स किरणों का प्रयोग होता है। और वो किरणें क्या आपको दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती। तो एक्स किरणों का जो प्रयोग होता है वो किरणें हमें आंखों से दिखाई नहीं देती और वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। इसका मतलब क्या है कि जो काली सी फिल्म वे देते हैं हमें लैब वाले, जहाँ पे हम ये जो है क्या कराते हैं, टेस्ट कराते हैं अपना एक्सरे का, वहाँ पर वे काली सी फिल्म देते हैं। उस काली सी फिल्म के अंदर हमारे शरीर के कोई हिस्से का ढांचा दिखाई देता है, जैसे कि कोई मांसपेशियां वगैरह या हड्डी वगैरह का कुछ हमारा दिखाई देता है, स्केलेटन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो हमारा दिखाई देता है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से दिखाई दिया, एक्स किरणों की वजह से, क्योंकि एक्स किरणें हमारे शरीर पर डाली गई, हमारे शरीर में वो चली जाती है अंदर, और हमारे जिस हिस्से का हमें, जिस भाग का हमें एक्सरे निकलवाना होता है, उस भाग के अंदर की चीज़ों को वो उस फोटोग्राफिक प्लेट पर आकृति उसकी बना देती है। ठीक है, तो एक्स किरणें कहाँ होती हैं यूज, एक्सरे जो हम कराते हैं बाजार में, लैब्स वगैरह में, वहाँ उस पे काम आती हैं। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा फर्दर इसके उपयोग है, बहुत जगह इसके उपयोग होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं ये अदृश्य किरणें आंखों से दिखाई देती, तो जो चीज़ें आंखों से दिखाई नहीं देगी उन्हीं को तो अदृश्य कहा जाएगा, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी उसको अदृश्य बोलते हैं हम। तो अदृश्य किरणें जो हैं ये एक्स किरणें कहलाती हैं। इन किरणों को रोंटजन किरणें भी कहा जाता है, यानी कि रोंटजन के नाम पर इन किरणों को रोंटजन किरणें भी कहा जाता है। ठीक है, अब इतनी इंपॉर्टेंट खोज एक्स किरणों की, तो एक्स किरणों पर रोंटजन को नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार से रोंटजन को सम्मानित किया गया है। कब सम्मानित किया गया, सन 1901 में सम्मानित किया गया इन्हें, इस बात के लिए कि एक्स किरणों के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य इन्होंने निकाल कर दिखाया, और जिसका आज तक प्रयोग हम लोग अपनी मेडिकल साइंस में करते हैं। तो मेडिकल साइंस में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग है एक्स किरणों का। तो वहाँ पर उपयोग के कारण क्या हुआ कि एक इतनी इम्पोर्टेंट इजाद थी, ये एक तरह का आविष्कार था, जिस पर रोंटजन को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया सन 1901 में। ठीक है, क्लियर हो गया हुआ यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे जो पॉइंट दिया हुआ उसमें लिखा हुआ है कि एक्स किरणों का उत्पादन जो है वो कूलिज नलिका में किया जाता है। यहाँ मैंने चित्र इस तरह का दिखाया नहीं है कूलिज नलिका का, केवल जो चीज़ यहाँ पर पूछी जा सकती है उस चीज़ के बारे में मैंने आपको एक चित्र दिखाया है यहाँ पे। तो ये बेसिकली कहाँ होती है, कूलिज नलिका में ये उत्पन्न की जाती है। एक प्रकार की एक नलिका ली जाती है, कूलिज नलिका जिसे बोलते हैं, उसमें एक तंतु लिया जाता है, फिलामेंट जिसे बोलते हैं, एक तंतु लिया जाता है, जैसे लिखा भी हुआ है कि तंतु से उत्सर्जित होती हैं। तो उसमें बेसिकली करा क्या जाता है, तो ये पॉइंट है इसमें दिया हुआ है, परंतु मैं एक जनरली वैसे बता देता हूँ आपको कि कूलिज नलिका में एक तंतु लगाया जाता है, तंतु के ऊपर एक छोटी सी बैटरी लगाते हैं। तो बैटरी से हम तंतु को गर्म करते हैं, तो बैटरी से तंतु को गर्म करेंगे तो तंतु से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने चालू हो जाते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हमें तीव्रता देनी होती है। क्या देनी होती है, तीव्र करना होता है, यानी उन्हें उत्तेजित करना होता है। तो उत्तेजित करने के लिए हम क्या करेंगे, उन्हें उन पर एक विभव लगाएंगे, बड़ा विभव जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम विभवांतर भी यहाँ पे कह सकते हैं। तो विभवांतर लगाकर उन्हें हम संकीर्ण बनाते हैं। आगे का बिंदु देखते हैं, इसमें कहा हुआ है कि एक्स किरणों का उत्पादन कूलिज नलिका में किया जाता है। कूलिज नलिका एक प्रकार की नलिका ली जाती है इसमें, ये उस चित्र को मैंने यहाँ दिखाया नहीं है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ दिखा दिया है। तो कूलिज नलिका में इसका उत्पादन किया जाता है। कैसे उत्पादन किया जाता है, तो इसे पॉइंट को पढ़ लेते हैं। तो एक्स किरणों का उत्पादन कूलिज नलिका द्वारा किया जाता है, जिसमें एक तंतु से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों के एक बारीक पुंज में परिवर्तित कर उच्च विभवांतर से त्वरित किया जाता है। उच्च विभवांतर से त्वरित कराकर एक उच्च परमाणु भार और उच्च गलनांक वाली धातु के लक्ष्य पर टकराया जाता है, जिसके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का लगभग 0.2% भाग एक्स किरणों में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब क्या है
कि कूलिज नलिका में एक तंतु लिया जाता है, तंतु के ऊपर हम लगा देंगे एक बैटरी, तो बैटरी से तंतु को हम करेंगे गर्म, तो गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को लक्ष्य पर भेजा जाएगा। अब लक्ष्य पर क्योंकि उनकी जब वो तंतु से निकलेंगे उनकी ऊर्जा होगी कम, तो कम ऊर्जा को हमें बढ़ाना होता है, तो कम ऊर्जा को बढ़ाएंगे कैसे, उच्च विभवांतर लगाएंगे एक बैटरी की सहायता से, एक अन्य बैटरी लगाएंगे जो बड़ी बैटरी होगी उसकी सहायता से हम उसके विभवांतर उस पर लगाएंगे। विभवांतर से क्या होगा कि उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉनों की, जब उनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो फिर किसी विधि से, एक विधि उसमें लगाते हैं, उस विधि से हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बारीक पुंज में परावर्तित करते हैं हम। जो इलेक्ट्रॉन हमारे निकल रहे हैं, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, तो इनको बारीक पुंज में कन्वर्ट करने के किसी सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकालते हैं, इन इलेक्ट्रॉन को सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकालते हैं। तो जब इस सूक्ष्म छिद्र से बाहर निकलेंगे तो ये बारीक पुंज में बदल जाते हैं, एक पुंज बन जाता है इलेक्ट्रॉनों का, और वो जाकर लक्ष्य से टकराता है, और लक्ष्य टकराता है तो वो अपनी ऊर्जा का 0.2%, तो अपनी ऊर्जा का 0.2% वो एक्स किरणों में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, क्लियर है चीज। तो जब ये हमें एक्स किरणें यहां पर प्राप्त हो गई, ठीक है, तो इसका अगला पॉइंट जो दिया हुआ है उसे और थोड़ा पढ़ते हैं। तो एक्स किरणों की जो तीव्रता मिलेगी हमें, वो लक्ष्य पर टकराने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। जो एक्स किरणों की हमें तीव्रता मिलेगी, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है तो तीव्रता भी ज्यादा होगी, यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम निकल रही है, तंतु से कम इलेक्ट्रॉन निकल पा रहे हैं, तो क्या होगी, तीव्रता भी एक्स किरणों की कम होगी। ठीक है, इसके बाद आती है एक्स किरणों की भेदन क्षमता के बारे में। तो भेदन क्षमता जो होती है उनकी उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है, यानी कि गतिज ऊर्जा यदि ज्यादा होगी तो उनकी भेदन क्षमता भी ज्यादा होगी। भेदन क्षमता से मतलब है यदि उसके मार्ग में, यानी कि एक्स किरणों के पुंज के मार्ग में यदि आप कोई पतली चादर, पतली शीट रख दो, यानी कोई मेटल की शीट, जिसे हम हिंदी में चादर भी बोल देते हैं, तो मेटल की कोई शीट रख दो, पतली शीट रख दो, तो वो उसको पार करके दूसरी ओर चली जाती हैं, उसमें से भेद कर निकल जाती हैं, भेद कर पार निकल जाती हैं। ठीक है, तो भेद कर जब पार निकल जाएगी तो हम किसकी बात करेंगे, एक्स किरणों की भेदन क्षमता की। तो भेदन क्षमता की यहाँ पर बात की जा रही है, वो किस पर निर्भर है, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा पर। तो गतिज ऊर्जा जब ज्यादा होगी तो उनकी चाल भी ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा से मतलब है चाल से, वेग से। तो जब चाल ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनों की तो गतिज ऊर्जा ज्यादा हुई, और गतिज ऊर्जा ज्यादा हुई तो उस पर यह निर्भर करती है भेदन क्षमता, कि जितनी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी उतनी ही उसकी भेदन क्षमता अधिक होगी, जिसका मान कूलिज के तंतु, कूलिज नलिका के तंतु एवं लक्ष्य के बीच के विभवांतर पर निर्भर करता है। और वो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कैसे, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम बढ़ाएंगे कैसे, विभवांतर के द्वारा। हम उस पर विभवांतर लगाएंगे, उसको बढ़ाएंगे तो वो गतिज ऊर्जा ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। अब जो हमने एक्स किरणें बनाई, तो एक्स किरणें जब बनती हैं तो दो प्रकार के उसमें काम होते हैं। क्या होते हैं कि दो प्रकार की एक्स किरणें बन जाती हैं, दो प्रकार की बन जाती है। कौन सी बनती है, एक तो बन जाती है सतत एक्स किरणें और दूसरी बन जाती है अभिलाक्षणिक एक्स किरणें। इसमें एक पॉइंट और रह जाता है थोड़ा सा, कि जब किरणें हम बनाते हैं, ठीक है, एक्स किरणें बन रही हैं, तो उसमें तो सतत एक्स किरणों के बारे में पढ़ते हैं। सतत एक्स किरणें होती क्या है, तो सतत एक्स किरणों को कंटिन्यूअस एक्स रेज भी बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब है लगातार जो एक्स किरणें निकल रही हैं लगातार, यानी कि उसमें कोई बीच में कोई गैप नहीं आ रहा निकलने में, तो उसे क्या कहते हैं, सतत एक्स किरणें कहते हैं। तो बनेगी कैसे सतत एक्स किरणें, तो इसका दिया हुआ है कि जब उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकराता है तो उसकी समस्त ऊर्जा लक्ष्य के किसी एक परमाणु को स्थानांतरित होने की संभावना बहुत कम होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकराएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी ऊर्जा किसे दे दे, एक ही परमाणु को दे दे। लक्ष्य में क्या होगा, लक्ष्य एक जो है पदार्थ है, पदार्थ में असंख्य परमाणु हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, असंख्य हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जरूरी नहीं कि वो अपनी सारी की सारी ऊर्जा वो एक ही परमाणु से टकराए उसे ही दे दे और वहीं वो उसका अस्तित्व इलेक्ट्रॉन का खत्म हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि वो क्या करता है कि पहले एक परमाणु से टकराया, उसको कुछ ऊर्जा दी, आगे बढ़ा, आगे टकराया दूसरे परमाणु से, उसको कुछ ऊर्जा दी, फिर आगे टकराया तीसरे परमाणु से, उसको ऊर्जा दी। ऐसे करके बहुत सारे परमाणु से टकराता रहता है और टकरा कर वो अपनी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी सबको देता रहता है।
ठीक है, सबको वो देता रहता है, तो उसकी ऊर्जा जो है वो कई परमाणुओं तक पहुंच जाती है। इसी प्रकार से क्या होगा, जब परमाणु तक पहुंचेगी तो जो परमाणु क्या करेंगे, परमाणु जो है उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे। तो उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाएंगे तो क्या होगा, एक किरण वहां से निकलेगी, यानी कि एक विकिरण उत्सर्जित होगी, ठीक है, या विकिरण कह लो कि वे क्या करेंगे, जब अवशोषित कर लेंगे तो उसके बाद वे नीचे उच्च ऊर्जा स्तर से नीचे ऊर्जा स्तर में आएंगे। तो वहां जब वे ऐसा करेंगे तो एक विकिरण निकलेगी, उस विकिरण जो होगी वो ही जो होगी हमारी एक्स किरण। क्या होगी, वही हमारी एक्स किरण होगी। तो जब उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकराता है तो उसकी समस्त ऊर्जा लक्ष्य के किसी एक परमाणु को स्थानांतरित होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि वो एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु को ऊर्जा दे दे केवल सारी अपनी, यानी कि इलेक्ट्रॉन केवल एक ही परमाणु को ऊर्जा नहीं देता। जो लक्ष्य के अंदर असंख्य परमाणु होते हैं उनमें से बहुत सारे परमाणु को वो अपनी ऊर्जा देता है एक इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकल रहे हैं, तो वो भी लगातार जैसे वो आते रहते हैं तो वो भी अपनी अपनी ऊर्जा क्या करते हैं, बहुत सारे परमाणु को देते रहते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में आने से पूर्व अनेकों परमाणुओं से घटती हुई ऊर्जा के साथ टकराता रहता है। इस कारण सतत आवृत्ति की एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। और जो हमने बताया कि जब वो टकराता रहेगा तो उससे जो उत्पन्न होंगी किरणें वो एक्स किरणें कहलाएंगी। तो जब एक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन टकराया और उसके बाद बहुत सारे परमाणु से टकराकर उनको अपनी ऊर्जा देता रहता है तो क्या होगा कि वहां से एक्स किरणें निकली, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी सेम काम किया, तीसरा इलेक्ट्रॉन आया, उसने भी सेम काम किया। तो इस प्रकार से जब लगातार इलेक्ट्रॉन्स आते रहते हैं तो वो इस प्रकार से परमाणु को ऊर्जा देते रहते हैं और जो है एक्स किरणें निकलती रहती हैं। तो लगातार एक्स किरणें निकलती हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सतत एक्स किरणें, लगातार जो मिल रही हैं। इनकी सतत आवृत्ति होती है, क्या होती है, सतत आवृत्ति होती है, यानी कि लगातार मिल रही है तो लगातार ही आवृत्ति की तरंगें निकलती रहती हैं, इसलिए हम इन्हें किरणों क्या कहते हैं, सतत एक्स किरणें कहते हैं। यहाँ पर एक चित्र दिखाया गया है, तो चित्र के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पहले पढ़ लेते हैं। तो चित्र में क्या कहा हुआ है कि फूलिज नलिका के सिरों के बीच लगाए गए किसी स्थिर विभवांतर के लिए भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों के संगत भिन्न भिन्न तीव्रता की एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। चित्र में क्या किया गया, इधर तो एक्स, ये जो एक्स अक्ष है यहाँ पे एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष के तरफ तो ले लिया तरंगदैर्घ्य, हमने तरंगदैर्घ्य ले लिया हमने एक्स अक्ष पर, और वाई अक्ष पर हमने क्या ले लिया, एक्स किरण की तीव्रता ले ली। तो तीव्रता के बीच और एक्स के बीच मतलब तरंगदैर्घ्य के बीच हमने ग्राफ खींचा, और ग्राफ जो खींचा गया वो विभिन्न विभवांतरों पर खींचा गया। एक विभवांतर लिया हमने 10 किलो वोल्ट का, कितना लिया 10 किलो वोल्ट, दूसरा लिया हमने 20 किलो वोल्ट, तीसरा लिया हमने 25 किलो वोल्ट। तो तीन तरह के विभवांतरों पर हमने ग्राफ बनाने का प्रयास किया। हमने क्या करा, लैम्डा बढ़ाई और तीव्रता देखी, तो क्या हुआ देखो जरा यहाँ पे, तो ये कह रहा है भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्यों के संगत भिन्न भिन्न तीव्रता की एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। प्रत्येक विभवांतर में उत्पादित एक्स किरणों की एक न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा में होती है। तो जब हमने 10 किलो वोल्ट का 10 किलो वोल्ट का विभवांतर लगाया तो तरंगदैर्घ्य पहले बढ़ती है और फिर बढ़कर यहाँ बढ़कर फिर ये घटती चली जाती है। इसी प्रकार जब हम 20 किलो वोल्ट का बनाए तो पहले यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है, और यहाँ से बढ़ती हुई ये यहाँ पहुँचती है, फिर ये घटनी स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे ही प्राप्त होती है, यहाँ भी ऐसे ही प्राप्त होती है 25 किलो वोल्ट में। तो ये के अल्फा के बीटा भी हमें प्राप्त होती हैं, एल अल्फा एल बीटा एल गामा प्राप्त होती हैं। ये आपको सही में समझने के लिए मिलेंगे जब हम यहाँ पर आपको समझाएंगे अभिलाक्षणिक एक्स किरणें। तो एल अल्फा एल बीटा एल गामा कहाँ से आए, के अल्फा के बीटा कहाँ से आए, तो ये आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो ये आपको कहाँ पढ़ने के लिए मिलेंगे, ये मिलेंगे जब हम अभी इसका अभिलाक्षणिक वाला बताएंगे। आपको किसका बताएंगे, अभिलाक्षणिक वाला जब बताएंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा ये कहाँ से आए, ठीक है। तो इसमें कहा हुआ है कि जब प्रत्येक विभवांतर के लिए हम ग्राफ खींचते हैं तो एक हमें जो है मिनिमम यानी कि न्यूनतम तरंगदैर्घ्य भी प्राप्त होती है, जो कि होती है लैम्डा। तो यहाँ पर न्यूनतम मिलती है हमें, यहाँ से मिलती है 1 और 2 के बीच में कहीं पर ये बिंदु होता है, वहाँ से लैम्डा हमें मिलता है। और जो ये 20 किलो वोल्ट पर
तरंगदैर्घ्य होगी न्यूनतम, वो हमें मिलती है 0 से लेकर 1 के बीच, 0 से लेकर 1 के बीच में कहीं लैम्डा एम डैश मिलता है। और जब हमारा विभवांतर कितना 25 किलोवोल्ट, तो लैम्डा हमें 0 और 1 से बीच लैम्डा एम डैश से पहले मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूनतम तरंगदैर्घ्य इनकी होंगी जब ये विभिन्न विभवांतर हमने लगाए हैं। तो ये यहाँ पर यही कह रहा है। अब ये कह रहा है तरंगदैर्घ्य वृद्धि के साथ एक्स किरणों की तीव्रता तेजी से बढ़ती जाती है। जैसे जैसे तरंगदैर्घ्य बढ़ती है वैसे वैसे ही एक्स किरण की तीव्रता भी बढ़ती चली जाती है। बढ़ रही है, देखो ये ऐसे बढ़ गई, यहाँ तक बढ़ी, इसलिए यहाँ तक बढ़ी, ये यहाँ तक बढ़ी और फिर यहाँ पर पीक भी गया इसका, ठीक है, शिखर भी बना है और फिर ये वापस यहाँ पर आ गई, यहाँ तक बढ़कर फिर ये घटनी स्टार्ट हो गई और इसी प्रकार शिखर यहाँ भी बने हैं इसके। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य वृद्धि के साथ एक्स किरणों की तीव्रता तेजी से बढ़ती है और एक अधिकतम मान प्राप्त करने के पश्चात तरंगदैर्घ्य वृद्धि के साथ तीव्रता धीरे धीरे घटने लगती है। यहाँ तक अधिकतम मान प्राप्त हुआ, फिर घट गई, अधिकतम मान प्राप्त हुआ, घट गई, यहाँ अधिकतम मान प्राप्त हुआ, घट गई। तो इस प्रकार से घटती चली जाती है, ये हमने यहाँ पर लिया हुआ है। इसके बाद कहते हैं 10 किलोवोल्ट, 20 किलोवोल्ट, 25 किलोवोल्ट के लिए एक्स किरणों की तीव्रता तथा उनकी तरंगदैर्घ्यों के बीच परिवर्तन दर्शाया गया। ये मैंने आपको समझाई दिया। इसके बाद एक पॉइंट और बच जाता है इसका, यदि आपतित इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकराकर पूर्णतः रुक जाता है। ये कहते हैं जब इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु से टकराया, लक्ष्य से टकराया और जाकर रुक गया, क्या हुआ, रुक गया, तो इसका मतलब उसने अपनी सारी ऊर्जा किसे दे दी, एक ही परमाणु को दे दी। तो जब एक ही परमाणु को वो ऊर्जा दे देगा और रुक जाएगा, यानी कि उसका V 0 हो गया, यानी कि उसकी चाल 0 हो गई, तो उसकी आवृत्ति भी अधिकतम हो जाती है, न्यू मैक्सिमम। तो वो एक ही परमाणु को सारी की सारी ऊर्जा मिल गई और उसमें भी क्या होगा कि वहां से जब एक न्यू मैक्सिमम, यानी कि हमें जो तरंगदैर्घ्य मतलब जो हमें विकिरण प्राप्त होगी, उस विकिरण की तरंगदैर्घ्य, वो उस विकिरण की जो आवृत्ति होगी वो अधिकतम होगी, यानी कि न्यू मैक्सिमम, और तरंगदैर्घ्य उसी विकिरण की न्यूनतम होगी, यानी कि लैम्डा मिनिमम, यानी कि निम्नतम तरंगदैर्घ्य और महत्तम आवृत्ति उस विकिरण की हमें प्राप्त होती। कब, जब इलेक्ट्रॉन आया, लक्ष्य से टकराकर रुक गया और सारी की सारी ऊर्जा उसने एक ही परमाणु को दे दी, तो उस स्थिति में ये ऐसा होता है। तो इसमें 3 तरह के सूत्र मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक ये और एक ये और एक ये, इस तरह से। ठीक है, तो न्यू मैक्सिमम जो मैंने आपको दिखाया वो इस सूत्र से निकलता है, न्यू मैक्सिमम बराबर EV बटे H। E और H रख देंगे तो E और H का मान जब हम रख देते हैं, E का मान क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम, और H का मान प्लांक नेतांक है, ये मान रख देते हो तो ये आ जाता है आपका 0.242 गुणा 10 की पावर 15 वोल्ट। ये वोल्ट नहीं है, ये है V आपका, जो आपको या तो 10 वोल्ट रखना है या फिर 20 वोल्ट रखना है, 25 वोल्ट रखना है, या कोई अन्य मान भी रखा हो सकता है। ये आपसे प्रश्न जब पूछा जाएगा, जो आपके न्यूमेरिकल में प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें आपको ये रखकर निकालना पड़ेगा। जब आपने न्यू मैक्सिमम निकाल दिया तो लैम्डा मिनिमम भी पूछेगा, तो लैम्डा मिनिमम क्या होता है HC/EV। यहाँ पर HC और E का मान जब आप रख दोगे तो 12,375 बटे V, ये V ऐसा कैसे ही है और एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, और ये जो आपका है ये क्या निकल जाता है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य निकल जाती है। और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य को हम संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य भी बोलते हैं। इस तरंगदैर्घ्य को हम क्या बोलते हैं, संस्तब्ध तरंगदैर्घ्य या कट ऑफ वेवलेंथ भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अभिलक्षणिक एक्स किरणें, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज, ये क्या होती हैं। यानी कि सतत हमने देख ली एक्स किरणें, और अब हम अभिलक्षणिक देखेंगे, अभिलक्षणिक कौन सी होती है, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज। तो ये कैसे उत्पन्न होती है, किस तरह की एक्स किरणों को अभिलक्षणिक कहा जाएगा, वो हम समझते हैं। तो इसमें बात आती है इसके KLM और N कोश की। किसकी बात आती है, आपको पता होगा ये नाभिक होता है, और हमने ये मान लिया कि एक परमाणु है, परमाणु के अंदर एक नाभिक है, तो नाभिक के जो बाहर कोश होते हैं वो KLMN कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, KLMN। और इनको हम n बराबर 1, n बराबर 2, जैसे कि इसको हम क्या कहेंगे, n बराबर 1 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, n बराबर 2 कहेंगे, इसे n बराबर 3 कहेंगे, इसे n बराबर 4 कहेंगे। तो ये हम जब पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना के अंदर, कि हम जब रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे या फिर बोर का हमने मॉडल देखा, तो K बराबर n बराबर 1 2 3 4 हमने वहां देखे थे। हाइड्रोजन परमाणु के बारे में हमने जब पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि ये कोश कौन से होते हैं, n बराबर
n बराबर 1 2 3 4, ठीक है, इस प्रकार से होते हैं। परंतु यहाँ पर जब यहाँ पर जब एक्स किरणों की बात की गई, किसकी बात की गई, एक्स किरणों की बात, तो रोंटगन ने क्या करा कि इस प्रकार का एक चित्र दिया, और जो हाइड्रोजन परमाणु का हमने स्पेक्ट्रम देखा था, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उसमें हमने क्या देखा था, यह क्या था, ये n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 थी पहले, और ये n बराबर 3 थी, और n बराबर 4, और इस तरह n बराबर 5, n बराबर 6 इस तरह से थी। इन्होंने इनको क्या कह दिया, KLMN कह दिया। यानी रोंटगन ने अब इस थ्योरी को थोड़ा सा इसे KLM की श्रेणी में विभक्त कर दिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारी कहीं लाइमन प्राप्त हो रही थी, कहीं बामर प्राप्त हो रही थी, कहीं हमारी क्या प्राप्त हो रही थी, अन्य श्रेणियां प्राप्त हो रही थी, पाशन, ब्रैकेट और फुंड, इन्होंने उन श्रेणियों की जगह K अल्फा, K बीटा, L अल्फा, L बीटा, K M अल्फा, N बीटा तरह की तरंगे इन्होंने यहाँ पर बताई। यानी कि किरणें किस तरह की बताई इन्होंने, इस प्रकार की श्रेणी इन्होंने बताई। तो वो कैसे बताई उसको थोड़ा समझने का हम प्रयास करते हैं। तो हमें पता चल गया K कोश क्या है, L कोश क्या है, M कोश क्या है, N कोश क्या है। तो ये सारे कोश हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जैसे कि n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो वही सेम कक्षाएं, केवल इनके नाम परिवर्तित हो गए हैं। तो ये किसके लिए किया गया, एक्स किरणों को समझाने के लिए, कि एक्स किरणें को समझाने के लिए अलग से एक तरह का स्पेक्ट्रम ये इसमें डिफाइन किया गया, ठीक है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में जब कहा गया कि जब उच्च ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकराता है, इसमें हमने क्या बताया था आपको कि लक्ष्य से टकराएगा इलेक्ट्रॉन। तो उच्च ऊर्जा का जब कोई इलेक्ट्रॉन लक्ष्य से टकराता है और उसके किसी परमाणु में नाभिक के समीपस्थ किसी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन टकराया परमाणु से। तो परमाणु का जो नाभिक है, नाभिक के जो पास का कोश कौन सा है, निकटस्थ जो सबसे पास का कोश है वो है K कोश। तो जब K कोश से जब वो परमाणु से टकराया बाहर से, तो उसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की किसे मिल गई, मान लिया कि नाभिक के पास में K कोश में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसको मिल गई ऊर्जा। तो वो ऊर्जा मिल गई तो ये क्या करेगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से उठकर बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और बाहर भी हो सकता है ये बाहर ना जा पाए बिल्कुल परमाणु के, वो किसी अन्य कोश में चला जाए, ठीक है। तो जब ये यहाँ से चला जाता तो यहाँ पर एक रिक्ति आ जाती है। क्या आ जाती है, रिक्ति का मतलब है खाली स्थान हो जाता है वहां पर। जैसे कि मान लो सपोज करो यहाँ पर परमाणु घूम रहा था, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर चला गया बाहर, मतलब ये इस तरह से चल के बाहर चला गया। तो जब ये बाहर चला गया निकल के, तो यहाँ पर ये खाली स्थान बन गया। क्या बन गया, खाली स्थान ये बन गया। तो मैं इसे खाली स्थान को मान लो इस तरह से बना देता हूँ, तो खाली स्थान ये बन गया हमारा। तो जब एक प्रकार का खाली स्थान यहाँ बन जाता है, तो इस स्थान की पूर्ति करने के लिए, कहीं किसी और कोश से यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कूदकर यहाँ आता है और इस स्थान को भरता है। तो ये स्थान की जो बात है वो आपको जो कभी पता चलेगी कि कैसे ये भरते हैं स्थान, तो ये स्थान भी भरे जाते हैं। यहाँ से कोश जब खाली हो जाता है तो यहाँ पर स्थान भी भरे जाते हैं, वो स्थान दूसरे कोश के इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था, ये पाउली ने दिया था। किसने दिया था, पाउली ने। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन के कोर्स में, जब आपकी ग्रेजुएशन आएगी ना तो वहाँ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो फिर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब नाभिक के पास कोई जो कोश था उसमें से किसी इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया बाहर के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो जब निकाल दिया गया तो वो स्थान क्या हो गया, उस कोश का वह स्थान रिक्त रह गया। क्या रह गया, खाली रह गया। तो उसके निकटवर्ती किसी उच्च कोश से एक इलेक्ट्रॉन उस निम्न कोश में आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी बताया आपको, जब यहाँ खाली स्थान हो गया तब यहाँ इस कोश से या फिर इस कोश से कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कूदकर यहाँ चला जाएगा और इस खाली स्थान को देगा भर। तो ये खाली स्थान को क्या कर देगा, भर देगा। तो जब खाली स्थान को भर देगा तो जब वो जहाँ से आया है और नीचे आया है, मतलब मान लिया एल कोश से वो गिरकर कहाँ आया है, के कोश में, तो इन दोनों कोशों की ऊर्जाओं का जो अंतर होगा वो विकिरण के रूप में उत्सर्जित हो जाएगा, यानी कि एक फोटोन उत्सर्जित हो जाएगा। तो उत्सर्जित फोटोन, वो जो उत्सर्जित फोटोन होगा, वो जो उसका संक्रमण हुआ वो अभिलक्षण एक्स किरण उत्पन्न कर देता है।
यानी कि जो फोटोन उत्पन्न होगा या फिर कह लो कि कोई जो किरण उत्पन्न हुई उसे हम क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक एक्स किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिलाक्षणिक एक्स किरण हम उसे कहते हैं। आगे बात समझ में आपकी। इसी प्रकार से कहा गया कि उत्सर्जित एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य लक्ष्य की प्रकृति परमाणु क्रमांक पर निर्भर करती है, जबकि सतत एक्स किरणें जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें कहा गया था कि सतत एक्स किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है प्रकृति पर निर्भर नहीं करती पदार्थ के, वो जो है वोल्टता पर निर्भर करती है, त्वरित विभवांतर पर निर्भर कर रही थी वहां पर, परंतु ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ एक्स किरण की जो अभिलाक्षण एक्स किरण जो है उसकी तरंगदैर्घ्य लक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करती है, जबकि त्वरित विभवांतर पर निर्भर नहीं करती। यहाँ पर ये उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ इन्होंने एक बात कही है कि अभिलाक्षिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न आवर्तियों की श्रेणियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती है, जब अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है हमें तो उनमें भिन्न भिन्न आवर्ती की श्रेणियां प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम, जिसकी वजह से हम उस स्पेक्ट्रम को रेखील कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखील स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जब ये भिन्न भिन्न आवर्ती की श्रेणियां हमें प्राप्त होंगी तो हम इस अभिलाक्षणिक स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, रेखील स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक नया नाम इसका मिल गया हमें। अब आती है इस चित्र को समझने की। तो चित्र को समझने से पहले हम इसका एक पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या कहा हुआ है, इसने कहा हुआ है कि जब आपतित इलेक्ट्रॉन परमाणु में के कोश के इलेक्ट्रॉन से टकराकर उसे बाहर निकाल देता है, यानी कि के कोश का इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया, अब ये इसकी पूर्ति कौन करेगा, तो एल से आएगा या एम से आएगा या कहीं और से भी आ सकता है ऊंची कक्षा से। तो इसने कहा कि जब इस एल कोश से किसी इलेक्ट्रॉन के के कोश में आने पर एक्स किरण फोटोन उत्सर्जित होता है। तो मैंने बताया ना फोटोन उत्सर्जित होगा, तो अब एल कोश से जब यहां जाएगा, क्या जाएगा, एल कोश से जब के कोश में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एक फोटोन निकलेगा, यानी कि मान लिया यहां से कोई जाता है तो एक फोटोन निकलता है जिसे हम कहते हैं के अल्फा। क्या कहते हैं, के अल्फा, उसे नाम दिया गया। उस रेखा को, मतलब उस किरण को, जो एक्स किरण फोटोन निकला उसको क्या नाम दिया गया, के अल्फा। ये कहां से आया था, ये एल से आया, ये एल वाला ये कोश है, तो इस एल वाले कोश से आया, कहां गया, के ऊपर गया, के पर गया ये, तो के पर जब जाएगा तो क्या कहलाएगा, के अल्फा। जब ये एम से आएगा, ये देखो एम से आ रहा है तो एम से ये आ गया, यहाँ से ये एम वाली लाइन तो चल रही है, एम वाला कोश तो है ये, तो एम वाला कोश चल रहा है, ये रहा एम वाला कोश। तो एम से जब आएगा तो इसे क्या कहेंगे, के बीटा। और जब यदि एन से आता, इस वाले से आता, तो ये क्या कहलाता, के गामा कहलाता, क्योंकि आ कहाँ रहा है, के में रहा है, के वाले में रहा है, तो नाम भी के अल्फा, के बीटा, गामा, के गामा रखे जाएंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार का इस एक्स किरण को के अल्फा कहते हैं, के अल्फा एक्स किरण कहते हैं। यदि एम कोश से इलेक्ट्रॉन के कोश में आता है तो उसे के बीटा कहते हैं। मैंने ही वो बताया कि एम कोश से आएगा, यानी यहां से आया तो उसे के बीटा कहते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो के कोश से ना जा करके एल कोश से निकलता है, यानी कि रिक्त स्थान कहाँ पैदा होता है, एल कोश में पैदा होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा इसकी पूर्ति करने के लिए, या तो एम से आएगा, एन से आएगा, इसके बाद और दूसरे कक्ष से आएगा। तो मान लिया कि वो एम से आता है, तो एम से आता है तो देखो एल के अंदर आ रहा है, देखो एल की लाइन है, एल में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इस जगह एल पे, और कहाँ से आ रहा है, इस वाले से आ रहा है, एम से आ रहा है, तो इसे कहेंगे एल अल्फा। तो जब वो एम से आता है और एल पे जाता है तो उसे कहते हैं एल अल्फा, और जब वो एन से आएगा एल की तरफ, एल पे आएगा तो इसे एल बीटा कहते हैं। और जब वो एन से आएगा, एम और एन से आया तो एम और एम का बता दिया हमने, जब हमने कहा कि एल एम एन ओ से आता है तो उसे कहते हैं फिर एल गामा। तो एल गामा कहलाती है वो, क्योंकि किरण कहाँ जा रही है, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, वो एल पे जा रहा है, तो कौन कौन सी किरणें उत्पन्न होंगी, एल वाली ही उत्पन्न होंगी, एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। और यदि एम से निकलकर रिक्त स्थान बन जाता है, एम से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है, तो रिक्त स्थान कहाँ बन गया, मान लिया यहाँ बन गया रिक्त स्थान, कहाँ बन गया, यहाँ बन गया, तो यहाँ से भी पूर्ति करने, यहाँ की पूर्ति करने के लिए बाहर से इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो मान लिया हमने एन से आएगा और ओ से आएगा, तो ये कहाँ आएंगे, एम पर आएंगे, तो एम पर आएंगे तो ये एम अल्फा और एम बीटा कहलाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये इस प्रकार से चित्र आप समझ सकते हो। के एल एम एन कोश की बात हमने कर ली। उन के को हमने क्या कहा, एन बराबर 1 कोश है, वो क्या है, एन बराबर 1 कोश है। एम कोश को, एल कोश कौन सा है, एन बराबर 2 कोश है। तो यहां पर कहता है जब n बराबर 2, 3 से n बराबर 1 स्तर पर संक्रमण करता है तो के श्रेणी प्राप्त होती है। यानी कि जब 2 से 1 में जा रहा है, 3 से 1 में जा रहा है तो के श्रेणी मिल रही है, यानी कि L और M से कहा जा रहा है के में जा रहा है तो के श्रेणी मिलती है। ठीक है, इन्होंने n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 के हिसाब से इन्होंने कहा। अब
तो 2 3 से जा रहा है तो n बराबर 1 में जा रहा है, तो क्या कौन सी मिल रही है, k मिल रही है। यदि 3 4 से 2 में जाएगा तो 2 श्रेणी कौन सी है, m श्रेणी है, m मतलब l कोश है, तो l कोश में क्या मिलेगा, l वाली श्रेणी मिलेगी, यानी कि l अल्फा l बीटा l श्रेणी प्राप्त होती है। और यदि 4 5 से 3 में जाए, n बराबर 3 में जाता, तो 3 में जाता तो 3 कौन सी है, m है, तो m श्रेणी मिलती है, यानी कि m अल्फा m बीटा m गामा। आगे बात समझ में, तो 1 2 3 के हिसाब से भी समझ लिया आपने, k l m n के हिसाब से भी आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके स्पेक्ट्रम को इस प्रकार से दिखाने की। तो इस प्रकार से दिखाने के लिए हमने क्या किया, जो k कोश था हमने k ऐसा दिखा दिया, l कोश जो इस तरह से था हमने इस तरह से दिखा दिया, m कोश दिखा दिया, n कोश दिखा दिया, o कोश दिखा दिया, और ये इन अनंत तक का कोश हमने यहाँ दिखा दिया, अनंत भी कोश हमने दिखा दिया। तो अनंत पे जो ऊर्जा होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो 0 होगी, अनंत के कोश की जो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पर उसकी ऊर्जा 0 होगी उस स्तर की। जब उसके हम पहले स्तर की बात करें तो यहाँ पर 20,000 क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा होगी यहाँ पर के कोश में। नाभिक के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होगी, नाभिक के पास के बाद जो एल कोश है, एल कोश में ऊर्जा जो होगी n बराबर 2 वाले स्तर में वो 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, माइनस के 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, माइनस के 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, और माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओ में होगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसकी ऊर्जा स्तर का क्रम दिखाया हुआ है किस तरह से होता है। अब यहाँ वही बात जो हमने वहाँ बात कही, जब के वाले कोश में आएगा इलेक्ट्रॉन, चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो एल से आए, चाहे वो एम से आए, चाहे वो एन से आए, तो क्या कहलाएगा, के अल्फा के बीटा के गामा। आगे बात समझ में, जब एल में आएगा चाहे वो कहीं से भी आए, चाहे वो एम से आए, चाहे वो एन से आए, चाहे वो ओ से आए, तो क्या कहलाएगा, एल अल्फा एल बीटा एल गामा। कहाँ आ रहा है, एल के अंदर आ रहा है तो एल वाली श्रेणी, के अंदर आ रहा है तो के वाली श्रेणी, एन के अंदर एम के अंदर आ रहा है तो एम वाली श्रेणी। तो जहां वो उतर रहा है, यानी कि जहां लैंड हो रहा है वो, ठीक है, जहां लैंड हो रहा है वो, जहां उतर रहा है, जैसे कि हवाई जहाज लैंड होता है, बस वहीं का नाम उसको दे देना है। एल में उतर रहा है तो एल अल्फा एल बीटा गामा, और के में उतर रहा है तो के अल्फा के बीटा के गामा, एम में उतर रहा है तो एम अल्फा एम बीटा गामा। और यदि एन में भी उतरेगा, मान लो यहाँ से उतरता है और या यहाँ से उतरता है, तो ये एन सीरीज बनती है। क्या बनती है, एन सीरीज, एन अल्फा एन बीटा एन गामा। तो इस तरह से ये श्रेणी इस प्रकार से बन जाती है। तो ठीक है, दोनों चित्र आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर बस आज का यहीं तक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर के, जैसे कि 11वां चैप्टर है, इसके कुछ अंकित प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि शायद आपको समझने चाहिए अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अभी मुझे लग रहे हैं कि शायद मुझे समझाने हैं आपको वे क्वेश्चंस। तो होपफुली मैं कोशिश करता हूं कि नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं आपको यही समझा दूं, उसके बाद हम 12th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 12th चैप्टर जो है हम पहले क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अभी इसके रह गए हैं। तो क्वेश्चन कौन से, मतलब अंकित प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद हम 12th चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।